आज ठंड थोड़ी बढ़ गई है लग रहा है। मौसम खुलेगा तो और बढ़ेगी। अच्छा, आज मौसम है बहुत खराब है। चलो, तो हेडिंग डालेंगे, क्या लिखा? ग्राफियन फॉलिकल की, हाँ, देखो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ग्राफियन फॉलिकल एक पूर्ण विकसित फॉलिकल होता है, पूर्ण विकसित पुटिका होती है। अब जो बाहर से हमें समझ में आया था डायग्राम में कि उसमें एक मादा युग्मक कोशिका होती है जो कि सेकेंडरी oocyte है, और उसमें एक गुहा होती है जो तरल से भरी होती है, उस गुहा का नाम है एंट्रम गुहा। ठीक है, दो बातें हमें मालूम है। अब थोड़ी और बातें पता करते हैं। जब हम ग्राफियन फॉलिकल को देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें जो उसके अंदर कोशिका दिख रही है वो कोशिका दिखेगी कौन सी भाई? सेकेंडरी oocyte, जैसे हम लोग मादा युग्मक मान रहे हैं। अब इस कोशिका के बाहर ध्यान से सुनना, इस कोशिका के बाहर एक अकोशिकीय परत होती है। कैसी परत होती है? अकोशिकीय परत होती है। पॉलीसेकेराइड्स की परत होती है। किसकी परत होती है? पॉलीसेकेराइड्स की अकोशिकीय परत, जिसका स्राव खुद यही करती है। कौन करता है? सेकेंडरी oocyte। इस अकोशिकीय परत का नाम है ज़ोना पेलुसिडा। क्या नाम है? ज़ोना पेलुसिडा। अकोशिकीय परत, इसका स्राव कौन करता है? सेकेंडरी oocyte। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, खाली जगह दिख रही है दोनों के बीच में, गैप थोड़ा सा, उस गैप को, उस खाली स्थान को कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीवाइटलाइन स्पेस। दो बातें समझ में? अभी अपन लिखेंगे, पहले डायग्राम से समझ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फॉलिकल होता है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं फॉलिकल कोशिकाएं, और वो किसकी सहायता करती हैं? जो गैमीट विकसित हो रहा है उसकी सहायता करती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ फॉलिकल कोशिकाओं की परत पाई जाती है, या बोला जाए एक से अधिक परत पाई जाती है, और वो फॉलिकल कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि उन सब का केंद्र कौन है? सेकेंडरी oocyte। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि उन सब का केंद्र कौन है? सेकेंडरी oocyte। त्रिज्या बनाती हुई उन सब का त्रिज्या कौन है? सेकेंडरी oocyte। और एक से अधिक परतें होती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं, या इस कोशिका की परत को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना नाम बहुत पहले से फेमस है, मालूम है कि नहीं? ये जो परत है, एक से अधिक परतें हैं, फॉलिकल कोशिकाओं की ये परत है, नाम है कोरोना रेडिएटा। चलो, अब इसके बाहर हमने बोला कि गुहा मिलती है। कौन सी गुहा? एंट्रम गुहा। तो ये हम मान लो, ये हम बना दे रहे हैं, ये एंट्रम गुहा है। ठीक है, एंट्रम गुहा का जो आवरण है वो भी विशेष कोशिकाओं की परत से बना होता है। एंट्रम गुहा का आवरण विशेष फॉलिकल कोशिकाएं, ये भी फॉलिकल कोशिकाएं हैं, लेकिन ये कणिका युक्त होती हैं, दानेदार होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये आवरण बनाती हैं किसका? एंट्रम का। तो ये भी फॉलिकल कोशिका से बनी परत, ये भी फॉलिकल कोशिका से बनी परत, लेकिन इतना ही नहीं, अभी और सुनिए।
इनके अलावा भी फॉलिकल कोशिकाओं की परत पाई जाती है, कोशिकीय परत होती है जो एंट्रम के भी बाहर होती है। किसके बाहर? एंट्रम के बाहर। इसका नाम है थीका इंटरना। क्या नाम है? थीका इंटरना। ये भी कोशिकीय परत होती है, थीका इंटरना। और उसके बाहर भी फॉलिकल कोशिकाओं की एक ढीली ढाली परत। ढीली ढाली परत मतलब ऐसा बहुत घनी कोशिकाएं नहीं होती, ढीली ढाली परत होती है, जिसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना। तो ये कुल संरचना मिलती है किसकी? ग्राफियन फॉलिकल की। तो क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले कि सर जो कोशिका हमें दिख रही है अंदर, वो कौन सी कोशिका है? आप बताइए। सेकेंडरी oocyte। याद आ रहा है? उसके बाहर सर हमें अकोशिकीय परत मिलती है और इस अकोशिकीय परत को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, ठीक है, अकोशिकीय परत है। शॉर्ट फॉर्म में इसे ZP भी कहा जाता है। उसके बाद अच्छा, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है इसे हम बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस। उसके बाहर जो कोशिकाओं की परत दिख रही है जो आर्य रूप में व्यवस्थित है, नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। गुहा कौन सी? एंट्रम गुहा। गुहा का जो आवरण बना रहा है कोशिका, उसका नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल लेयर। उसके बाहर घने रूप में व्यवस्थित जो कोशिकाएं हैं, थीका इंटरना। और उसके बाहर जो ढीली ढाली कोशिकाएं हैं, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमें संरचना मिलती है किसकी? ग्राफियन फॉलिकल। महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने बोला जोना पेलुसिडा अकोशिकीय परत होती, ठीक है, और बाकी जो दिख रहा है कोरोना रेडिएटा, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सभी कोशिकीय परत होती। थीका इंटरना जो परत है ये महत्वपूर्ण है। हमने बोला इसमें घनी कोशिकाएं होती हैं जिनका घनत्व अधिक होता है, बहुत कोशिकाएं पास पास होती हैं, और यही वो परत है जो लैंगिक हार्मोन स्रावित करती है। यानी जो मादा में लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसका स्राव किससे होता है? थीका इंटरना से। आई बात समझ में? अब एक बात आती है कि सर जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन घटना सुनी थी? कब सुनी थी? पिछली क्लास में, कि जब ओवुलेशन होता है और ओवरी से सेकेंडरी oocyte या मादा युग्मक बाहर निकलता है, तो क्या केवल मादा युग्मक ही वो संरचना है जो बाहर निकलेगी या उसके साथ और भी कुछ बाहर निकलेगा? तो बात ये है भैया कि उधर वाला सारा जो है वो सब ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte के साथ बाहर जाएगा। क्या क्या? सेकेंडरी oocyte तो जाएगा ही, उसके साथ कौन सी परत? उसका आवरण जोना पेलुसिडा, और कौन साथ में जाएगा? और अपने आप कौन चला जाएगा? क्योंकि ये तो अवकाश है, कोई परत थोड़ी है। तो जब जोना पेलुसिडा जा रहा है तो अवकाश भी उसके साथ जाएगा। तो ये वो भाग है जो ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte के साथ जाएगा। तो इसके निकलने के बाद जो भाग बचेगा वही कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। वही क्या कहलाएगा? और हमने पढ़ा कि कॉर्पस ल्यूटियम एक बड़ी पीले रंग की अंतःस्रावी संरचना होती है। अंतःस्रावी क्यों? क्योंकि उसमें बरकरार है कौन? थीका इंटरना, जो हार्मोन का स्राव करेगी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो भी लैंगिक हार्मोन मादा में स्रावित होता है। बना लीजिए।
टेस्ट पेपर में कुछ डाउट है? एक एंटी डिप्रेसेंट वाला, उसको एंटी डिप्रेसेंट कर लेना, आंसर वही है। अब तो सही हो गए सब। कितने? 45 सही, 50 सही। इसकी भैंस की आंख, 50 से 50 कर दिए। हाँ, कितने सही हुए रानी? 45 सही, 42 सही। 3 गलत कौन से हैं बताओ मुझे क्लास के बाद। तुम भी? हाँ, विकास। नितिन कहाँ है भाई? राधे राधे। हाँ, 41। पीछे क्या कर रहे हो भैया? 43, 40 सही है। परवेज 45 सही है। पता नहीं सर। अच्छा, तुम्हारा तो लग रहा 40 पे ही ब्रेक लगा लिए हो तुम, और वहीं गाड़ी का ब्रेक तोड़ दिए हो, उससे आगे नहीं बढ़ रही तुम्हारी गाड़ी। शिवानी, कितने? चलो मेहनत करो। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़े और 40 तक स्कोर किया? 40 पहली बार। शाबाश। कितने आ रहे? 41 सही है। शाबाश। नाम क्या बेटा? देवराज इंद्र। चलो ठीक है, मेहनत करो। और पहली बार जो पढ़ रहे हो 35 प्लस है। कितने आए तुम्हारे? 30। पीछे वाले क्या हाल है? तुम बाल छोटे कराओ पहले तो, हैरी पॉटर मत बनो। हाँ, बाल छोटे कराओ। इतनी ठंड नहीं पड़ रही कि बाल बढ़ाने पड़े। हाँ, फर्स्ट। क्या भैया नींद नहीं खुल पा रही क्या? हैं सचिन, सुधारो थोड़ा, बड़े भाई हो, जिम्मेदारी निभाओ। बैरागी जी, बैराग ले लिए क्या? क्या दिन का उजाला देख के उठे थे क्या? अरे अभी दिन नहीं, अभी धूप नहीं निकली, अभी तो चलिए भाई ध्यान से लिखते हैं। इतना डिजाइनर फोटो बनाओगे तुम लोग? बोर्ड में बनाए होते? बोर्ड में आया था? नहीं आया था ना, तो फिर क्या करोगे बना के? लिखो कि सेकेंडरी oocyte के बाहर, सेकेंडरी oocyte के बाहर, सेकेंडरी oocyte के बाहर
एक अकोशिकीय परत, और अकोशिकीय को अंडरलाइन कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे यही शब्द कानों में गूंजेंगे उस समय। ऐसा होता है, मालूम है कि नहीं? जैसे क्लास में जब पढ़ाया रहता हूँ ना, जब क्वेश्चन वही एग्जाम में सामने आता है ना, तो वही शब्द नहीं याद आता है, मेरी आवाज़ कानों में गूंजती है, सर ने यही बोला था, गलत हो ही नहीं सकता, लगा के आना। तो लिखो क्या कि सेकेंडरी ओसाइट के बाहर एक अकोशिकीय परत पाई जाती है, एक अकोशिकीय परत पाई जाती है जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। एक अकोशिकीय परत पाई जाती है जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं, जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। और बोला अकोशिकीय को अंडरलाइन कर लेना। लिखो इस परत का स्त्राव सेकेंडरी oocyte द्वारा होता है। इस परत का स्त्राव सेकेंडरी oocyte द्वारा होता है। इस परत का स्त्राव सेकेंडरी oocyte द्वारा होता है तथा ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। लिखना पड़ेगा पॉलीसैकेराइड, हाँ। तथा ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। अगला पॉइंट, सेकेंडरी oocyte और ज़ोना पेलुसिडा के बीच, सेकेंडरी oocyte और ज़ोना पेलुसिडा के बीच, सेकेंडरी oocyte और ज़ोना पेलुसिडा के बीच अवकाश पाया जाता है। अवकाश पाया जाता है जिसे पेरीवाइटलाइन स्पेस, सेकेंडरी oocyte और ज़ोना पेलुसिडा के बीच अवकाश पाया जाता है जिसे पेरीवाइटलाइन स्पेस, जिसे पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। अगला पॉइंट, ज़ोना पेलुसिडा के बाहर, ज़ोना पेलुसिडा के बाहर आरीय रूप में व्यवस्थित, ज़ोना पेलुसिडा के बाहर आरीय रूप में व्यवस्थित फॉलिकल कोशिकाओं की कुछ परतें, आरीय रूप में व्यवस्थित फॉलिकल कोशिकाओं की कुछ परतें, फॉलिकल कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती हैं, फॉलिकल कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती हैं जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। फॉलिकल कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती हैं जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। अगला पॉइंट, एंट्रम गुहा का आवरण, एंट्रम गुहा का आवरण भी एक कोशिकीय परत से बना होता है। एंट्रम गुहा का आवरण भी एक कोशिकीय परत से बना होता है। एंट्रम गुहा का आवरण भी एक कोशिकीय परत से बना होता है जिसे ग्रेनुलोसा सेल लेयर, जिसे ग्रेनुलोसा सेल लेयर कहते हैं। देखो इसके बाहर, इसके बाहर फॉलिकल कोशिकाओं की, इसके बाहर फॉलिकल कोशिकाओं की घनी परत पाई जाती है। फॉलिकल कोशिकाओं की घनी परत पाई जाती है
जिसे थीका इंटरना, फॉलिकल कोशिकाओं की घनी परत पाई जाती है जिसे थीका इंटरना, जिसे थीका इंटरना कहा जाता है। लिखो, इसके बाहर फॉलिकल कोशिकाओं की ढीली परत, इसके बाहर फॉलिकल कोशिकाओं की ढीली परत, फॉलिकल कोशिकाओं की ढीली परत उपस्थित होती है जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। फॉलिकल कोशिकाओं की ढीली परत उपस्थित होती है जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। फॉलिकल कोशिकाओं की ढीली परत उपस्थित होती है जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। दो स्पेशल पॉइंट लिखो। थीका इंटरना अंतःस्रावी परत है, थीका इंटरना अंतःस्रावी परत है, थीका इंटरना अंतःस्रावी परत है जो मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करती है। थीका इंटरना अंतःस्रावी परत है जो मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करती है। अगला पॉइंट, थीका एक्सटर्ना द्वारा कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता। थीका एक्सटर्ना द्वारा कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता। थीका एक्सटर्ना द्वारा कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है, कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता। अगला पॉइंट, ओवुलेशन में ज़ोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा, ओवुलेशन में ज़ोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा परत भी, ज़ोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा परत भी, कोरोना रेडिएटा परत भी सेकेंडरी oocyte के साथ बाहर निकलती है, सेकेंडरी oocyte के साथ बाहर निकलती है। ठीक है। ओवुलेशन के बाद जो ओवम का जीवन काल या बोला जाए सक्रिय समय काल कितना बताया था? 2 से 3 दिन, यानी 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, ये अपन ने लिखा हुआ है। स्पर्मेटोस्खलन के बाद स्पर्मेटोजोआ का सक्रिय काल 24 घंटे से लेकर 48 घंटे। चलो, एक पॉइंट लिखो कि मादा जनन क्रिया में एक विशेष मासिक चक्र पाया जाता है। मादा जनन क्रिया में एक विशेष मासिक चक्र पाया जाता है। विशेष मासिक चक्र पाया जाता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगली हेडिंग डालो, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
चल बाद में ले लेना बेटा, पढ़ लो पहले, है ना। कॉपी लाए हो? कहाँ है? दिखाओ जरा कॉपी तो। तुम्हारी है? ले आओ जरा कॉपी, दिखाओ जरा। आओ देखें तुम्हारी कॉपी, ले आओ ले आओ। अच्छा, केवल लेखन कार्य होगा, डायग्राम अगले साल हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीछे वाले भैया लेट आए हैं, नाम क्या है आपका? कोटा वाला? नहीं, नाम क्या है? ऋतिक रोशन। ऋतिक पूरा नाम? ऋतिक धाकड़। कहाँ से हो? हाँ बेटा, कहाँ से हो? शिवपुरी। टेस्ट दिया था संडे का? जूलॉजी में कितने सही हुए? हुए ही नहीं, जोड़े नहीं है। गलत कितने हुए? देखे नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं। चलो भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं। जब हम नर और मादा में जनन क्रिया के अंतर की बात करेंगे, ध्यान से सब लोग बोर्ड की तरफ देखो बेटा। जब हम लोग नर और मादा में जनन क्रिया में अंतर की बात करेंगे तो मादा में एक विशेष मासिक चक्र पाया जाता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स में और कुछ अन्य जंतुओं में पाया जाता है। अब सर ये प्राइमेट्स क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनो। जब हम लोग जंतु वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, तो उसमें हम लोगों ने आखिरी में 4 क्लास पढ़ा था। रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया पढ़ा था क्लास। अब मैमेलिया जो क्लास है, मैमल्स का जो वर्ग है, उसके अंदर 16 ऑर्डर पाए जाते हैं। कितने? 16। जैसे एक नाम दे रहा हूं मैं, प्रोबॉक्सिडा एक ऑर्डर है उसमें, प्रोबॉक्सिडा, उसमें हाथी आता है। कौन आता है? एक ऑर्डर है, नाम है रोडेंशिया। क्या नाम है? रोडेंशिया, उसमें चूहे आते हैं। एक ऑर्डर है, नाम है कार्निवोरा, उसमें बिल्ली, कुत्ते, शेर, बाघ, जो भी मांसाहारी जंतु हैं वो आते हैं, कार्निवोरा। एक ऑर्डर है सिरेनिया, सिरेनिया में आते हैं ये मैनिटी वगैरह, वॉलरस सुना होगा, वॉलरस, मैनिटी, वो आते हैं सिरेनिया में। एक है ऐसा ही एक वर्ग है, उसमें ऑर्डर है, वर्ग नहीं ऑर्डर है, नाम है प्राइमेट। प्राइमेट्स में आते हैं मानव, कौन आते हैं? मानव और एप्स। कौन आते हैं? एव्स नहीं, एप्स।
तो प्राइमेट्स में ह्यूमन, और प्राइमेट्स कौन? फीमेल प्राइमेट्स ह्यूमन, एप्स एंड सम मंकी। ठीक है, ह्यूमन, एप्स और कुछ बंदर ऐसे हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। अब बोलो सर एप्स क्या होते हैं? 4 ऐसे जंतु हैं जो एप्स समूह में आते हैं। कौन कौन आता है भाई? आपने नाम सुना होगा, गोरिल्ला सुना है? गोरिल्ला सुना है? वही किंग कॉन्ग, हाँ देखा भी है, मोबाइल में देखा है। गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है। चिंपैंजी देखा है? हाँ कांच में देखा होगा। गोरिल्ला, चिंपैंजी, एक और आता है ओरेंगुटान। और एक आता है गिबन। ये 4 देखने में बंदर जैसे होते हैं, लेकिन ये बंदर नहीं होते। इनके वर्ग को एप्स कहा जाता है। कौन कौन हो गया भाई? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिबन, यही 4 आते हैं एप्स में। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसमें मिलता है? फीमेल प्राइमेट्स में, जिसमें ह्यूमन, एप्स और कुछ बंदर भी आते हैं। अब बोलो सर बाकियों में? तो बाकियों में एक दूसरा चक्र चलता है जिसे ईस्ट्रस चक्र कहा जाता है या ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और उसमें हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो सर मासिक चक्र है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी अवधि लगभग 28 से 29 दिन की होती है। यानी ये जो चक्र है 28 से 29 दिन में रिपीट करता है। इसकी शुरुआत होती है प्यूबर्टी की आयु में पहुंचने पर, और इसकी शुरुआत होना ही किसकी पहचान होता है? प्यूबर्टी की पहचान होती है, जो लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में इसकी शुरुआत होती है। और जो पहला चक्र होता है उस पहले चक्र को कहते हैं मीनार्च। क्या कहते हैं? मीनार्च। और प्यूबर्टी से लेके ये 50 वर्ष की आयु तक ये मासिक चक्र चलता है, और 50 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद ये परमानेंट बंद हो जाता है, परमानेंटली सीज कर जाता है। और जब ये परमानेंट बंद हो जाता है तो उस अवधि को बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, कुछ बातें। और जो ये मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस क्रिया में परस्पर 2 चक्र एक साथ चलते हैं। ठीक है, कितने चक्र? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 भाग होते हैं। एक बोलते हैं यूटेराइन साइकिल और एक बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। इसके 2 भाग हो गए। इसमें जैसे साइकिल चलती है तो उसमें 2 पहिए एक साथ घूमते हैं, तब तो साइकिल चलती है। वैसे ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक साइकिल है जिसमें 2 चक्र एक साथ घूमते हैं, यूटेराइन चक्र और ओवेरियन चक्र। यानी यूटेरस में भी एक चक्रीय परिवर्तन आता है और ओवरी में भी एक चक्रीय परिवर्तन आता है, और उसकी अवधि भी कितनी होती है? और दोनों एक साथ चलते हैं, और कहीं कहीं दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हैं, जो हम लोग देखेंगे। अब ये जो चक्र है 28 से 29 दिन का, इसमें 4 अवधि पाई जाती है, या बोला जाए 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4 स्टेजेस पाए जाते हैं। हमने नाम दिया है, कौन कौन सा नाम है? एक है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या नाम है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जैसे हमने बोला कि 28 से 29 दिन का पूरा चक्र है, तो इसकी जो अवधि है वो लगभग 5 से 7 दिन की इसका समय काल होता है। तो शुरुआती 5 से 7 दिन
मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज का जो समय काल है वो लगभग 8 से 12 दिन हो सकता है। कितने दिन? 8 से 12 दिन। 8 से लेके 12 दिन तक इसका समय काल हो सकता है। तीसरा जो है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का समय काल 1 दिन का होता है। और फिर आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज का समय काल जो है वो 14 से 15 दिन। कितने से कितने दिन? अधिकतम हो गई 14 दिन, उसका समय हम 14 दिन ही मान लेते हैं। अधिकतम 14 दिन का इसका समय काल पाया जाता है। अब ये चारों अवस्थाओं को अगर हम एक चक्र में रखें और 0 से शुरुआत हो तो पहले होगा कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। हम बोल रहे हैं कि भाई ये 5 से 7 दिन का होता है, हम 5 दिन इसको मान लेते हैं। तो पहली अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज। फिर ये कब खत्म होगा? लगभग 5वें दिन ये खत्म होगा। उसके बाद कौन सा? प्रोलिफरेटिव फेज, जो 8 से 12, तो इसका जो समय है वो खत्म होगा 13वें दिन लगभग। ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, फिर 13वें दिन के समाप्त होने के बाद और 14वें दिन के समाप्त होने से पहले जो 1 दिन की अवधि दिख रही है, ये कौन सा फेज है? ओव्यूलेटरी फेज। और यही वो अवधि है जिसमें ओव्यूलेशन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ओव्यूलेशन। और फिर 14वें दिन के समाप्त होने से लेकर 28वें या 29वें दिन तक पाया जाता है ल्यूटियल फेज, जिसकी अवधि 14 दिन की पाई जाती है। अब इसमें एक बात है कि 1, 2, 3 इनका समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ल्यूटियल फेज की अवधि स्थिर है, फिक्स है, 14 दिन का ही। इन तीनों की अवधि में 1, 2 दिन, 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, बढ़ सकता है या कम हो सकता है, लेकिन ल्यूटियल फेज की अवधि 14 दिन फिक्स होती है। याद रहेगा? तो ये 4 अवस्थाएं, और यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो लिखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जनन चक्र है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जनन चक्र है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जनन चक्र है जो फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है। जो फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है, फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है, जैसे मानव, एप्स तथा कुछ बंदर। जैसे मानव, एप्स तथा कुछ बंदर फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है, जैसे मानव, एप्स तथा कुछ बंदर। अगला पॉइंट, इस चक्र की अवधि 28 से 29 दिन पाई जाती है। इस चक्र की अवधि 28 से 29 दिन पाई जाती है। अगला पॉइंट,
ये साइकिल प्यूबर्टी की आयु में पहुंचने पर प्रारंभ होती है। ये साइकिल प्यूबर्टी की आयु में पहुंचने पर प्रारंभ होती है तथा पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्च कहा जाता है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्च कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये साइकिल लगभग 50 वर्ष की आयु तक पाई जाती है। लगभग 50 वर्ष की आयु तक पाई जाती है और उसके पश्चात लगभग 50 वर्ष की आयु तक पाई जाती है और उसके पश्चात ये स्थायी रूप से बंद हो जाती है। उसके पश्चात ये स्थायी रूप से बंद हो जाती है। जिस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं, ये स्थायी रूप से बंद हो जाती है जिस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। जिस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं। अगला पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिया में परस्पर दो चक्र पाए जाते हैं। नंबर एक, परस्पर दो चक्र पाए जाते हैं। नंबर एक, यूटेराइन साइकिल। जिसमें यूटेरस में चक्रीय परिवर्तन यूटेराइन साइकिल जिसमें यूटेरस में या गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। और दूसरा ओवेरियन साइकिल जिसमें अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये दोनों चक्र आपस में जुड़े होते हैं और परस्पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज 5 से 7 दिन। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज 8 से 12 दिन। तीसरा ओवुलेटरी फेज 8
तीसरा ओवुलेटरी फेज 1 दिन, और चौथा है ल्यूटियल फेज 14 दिन। ल्यूटियल फेज 14 दिन, फिर वो साइकिल बना लो आप, गोला।
चलो बना लिया।
चलो भाई ध्यान से देखो, बना लिया। बनाओ जल्दी।
ध्यान से सुनो। जब हम ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें हमें पीयूष ग्रंथि के हार्मोन भी दिख रहे हैं, हमें अंडाशय के हार्मोन भी दिख रहे हैं, ओवरी में होने वाले फॉलिकल के परिवर्तन भी दिख रहे हैं और एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस में होने वाले परिवर्तन भी दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ से, ये चक्र की, तो एक एक करके बात करते हैं। हमें दिख रहा है कि अलग अलग चक्र में अलग अलग घटनाएं घटेंगी। अब उन घटनाओं के कारण एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हम एक एक कारण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये FSH हार्मोन का स्त्राव होता है तो FSH हार्मोन के स्त्राव से जो फॉलिकल है, कौन सा फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये तेजी से परिपक्व होता है और किस में बदल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये परिवर्तन हर चक्र में होता है, किसके प्रभाव से, FSH के प्रभाव से। और जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो याद करो आंतरिक परत कौन सी, थीका इंटरना। थीका इंटरना परत जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन दो काम करता है, एक FSH को संदमित करता है, तो जैसे ईस्ट्रोजन का स्त्राव बढ़ेगा तो इधर FSH का स्त्राव कम होगा उसके प्रभाव से, और ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो LH का स्त्राव बढ़ता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन कम होता है तो LH का स्त्राव बढ़ता है। जस्ट एक मिनट, ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो ये FSH को संदमित करता है और ईस्ट्रोजन ही LH के स्त्राव को प्रेरित करता है। तो ईस्ट्रोजन की वजह से FSH संदमित होगा और ईस्ट्रोजन की वजह से LH प्रेरित होगा। फिर जब ईस्ट्रोजन का स्त्राव, अच्छा, LH जब प्रेरित होता है तो LH के स्त्राव में उछाल पाया जाता है। इस उछाल को LH सर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LH सर्ज। LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, जिस घटना को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन किसके प्रभाव से होता है, और जब ओवुलेशन होता है तो ईस्ट्रोजन का स्त्राव कम हो जाता है। ओवुलेशन के ठीक बाद किसका निर्माण होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम में थीका इंटरना जो प्रेजेंट रहती है परत, वो किसका स्त्राव करती है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव तब होता है जब किसका निर्माण हो जाए, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ठीक ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन के ठीक बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव बढ़ता है और कुछ समय बाद ईस्ट्रोजन का भी स्त्राव बढ़ता है, और दोनों का स्त्राव कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से, और उसके बाद दोनों का स्त्राव कम हो जाता है। अब इस हार्मोन के स्त्राव से क्या परिवर्तन आता है, इधर से इधर की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब उसका स्तर बढ़ता है तो वो एंडोमेट्रियम परत में रक्त वाहिकाओं का विकास बढ़ाता है, यानी रक्त वाहिकाएं विकसित होती हैं। रक्त वाहिकाएं विकसित होती हैं तो एंडोमेट्रियम में रक्त प्रवाह बढ़ता है। रक्त प्रवाह बढ़ता है तो कोशिकाओं को ज़्यादा पोषण मिलता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है और एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव होता है तो देखो एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती जा रही है। जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के स्तर में कमी आती है तो एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से रक्त प्रवाह कम होता है, रक्त प्रवाह कम होने से एंडोमेट्रियम परत दर परत अपघटित होने लगता है, जिस क्रिया को हम मेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंसेस। तो एंडोमेट्रियम की उसकी वजह से क्या होती है, मोटाई कम होने लगती है और उस घटना को हम मेंसुरेशन या मेंसेस कहते हैं। तो ये जो घटना हो रही है ये कौन सी घटना है, मेंसेस। एंडोमेट्रियल तरल का स्त्राव पाया जाता है और एंडोमेट्रियम की जो चौड़ाई है वो कम होने लगती है। फिर जब ईस्ट्रोजन का स्त्राव बढ़ता है तो फिर
मेंसेस बंद हो जाता है और एंडोमेट्रियम जो है दोबारा से विभेदित होना शुरू होता है। क्या होना शुरू होता है? विभेदित। लेकिन यहाँ पे विभेदन की दर धीमी होती है और जब प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है तब विभेदन की दर तेज होती है। तो मुख्यतः जो विभेदन है वो किसके प्रभाव से होता है? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन उसमें सहायता भी कौन करता है? ईस्ट्रोजन सहायता करता है। आई बात समझ में? लिखेंगे। इसी के बारे में अलग अलग चक्र में घटनाओं को हम लोग लिखेंगे। तो पहला लिखो मेंस्ट्रुअल फेज। पहला मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज लिखो। ये अवस्था मेंस्ट्रुएशन से प्रारंभ होती है। ये अवस्था मेंस्ट्रुएशन से प्रारंभ होती है। ये अवस्था मेंस्ट्रुएशन से प्रारंभ होती है जिसमें एंडोमेट्रियम परत में ह्रास होता है। जिसमें एंडोमेट्रियम परत में ह्रास होता है तथा एंडोमेट्रियम परत में ह्रास होता है तथा एंडोमेट्रियल तरल का स्राव पाया जाता है। तथा एंडोमेट्रियल तरल का स्राव पाया जाता है। तथा एंडोमेट्रियल तरल का स्राव पाया जाता है। ठीक है, लिखो। इस अवस्था में एंडोमेट्रियम की मोटाई कम होती है। इस अवस्था में एंडोमेट्रियम की मोटाई कम होती है। देखो, एक चक्र में लगभग 60 से 80 ml, एक चक्र में लगभग 60 से 80 ml, 60 से 80 ml एंडोमेट्रियल तरल का स्राव होता है। 60 से 80 ml एंडोमेट्रियल तरल का स्राव होता है। एंडोमेट्रियल तरल का स्राव होता है। जिसमें रक्त की उपस्थिति भी पाई जाती है। एंडोमेट्रियल तरल का स्राव होता है जिसमें रक्त की उपस्थिति भी पाई जाती है। जिसमें रक्त की उपस्थिति भी पाई जाती है। अगला पॉइंट, यदि निषेचन क्रिया संपन्न होती है, यदि निषेचन क्रिया संपन्न होती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं पाया जाएगा। यदि निषेचन क्रिया संपन्न होती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं पाया जाएगा, यानी जो स्राव हो रहा है वो स्राव नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं पाया जाएगा। अगला पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन गर्भावस्था के विकसित ना होने का सूचक है। मेंस्ट्रुएशन गर्भावस्था के विकसित ना होने का सूचक है। विकसित ना होने का सूचक है। अगला पॉइंट, तनाव, हार्मोन असंतुलन, तनाव कॉमा हार्मोन असंतुलन तथा कुपोषण के कारण भी
तथा कुपोषण के कारण भी मेंस्ट्रुएशन क्रिया या मेंस्ट्रुएशन साइकिल अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अस्थायी रूप से बंद हो सकती है, अस्थायी रूप से बंद हो सकती है, जिसे एमनोरिया कहा जाता है। अस्थायी रूप से बंद हो सकती है, जिसे एमनोरिया कहा जाता है। अस्थायी रूप से बंद हो सकती है, जिसे एमनोरिया कहा जाता है, जिसे एमनोरिया कहा जाता है। अगला पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन का बंद होना, मेंस्ट्रुएशन का बंद होना गर्भावस्था का सूचक भी होता है। मेंस्ट्रुएशन का बंद होना गर्भावस्था का सूचक भी होता है, गर्भावस्था का सूचक भी होता है। ये पहली अवस्था हो गई मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा लिखो प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये अवस्था 5वें दिन से प्रारंभ होती है। ये अवस्था 5वें दिन से प्रारंभ होती है तथा इसकी अवधि 8 से 12 दिन। ये अवस्था 5वें दिन से प्रारंभ होती है तथा इसकी अवधि 8 से 12 दिन की पाई जाती है, तथा इसकी अवधि 8 से 12 दिन की पाई जाती है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में एफएसएच तथा एलएच हार्मोन, इस अवस्था में एफएसएच तथा एलएच हार्मोन का स्राव एवं प्रभाव, एफएसएच तथा एलएच हार्मोन का स्राव एवं प्रभाव पाया जाता है। एलएच हार्मोन का स्राव एवं प्रभाव पाया जाता है। छोटी हेडिंग डालो एफएसएच, छोटी सी हेडिंग डालो एफएसएच। एफएसएच लिखो, ये प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में विभेदित कराता है। ये प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में विभेदित कराता है। प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में विभेदित कराता है। किसका कार्य है ये? एफएसएच का एक कार्य है। दूसरा लिखो, ये ग्राफियन फॉलिकल से, ये ग्राफियन फॉलिकल से, ये ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन के स्राव को, ये ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, अगली छोटी सी हेडिंग डालो, ईस्ट्रोजन के कार्य। अब जो ईस्ट्रोजन यहाँ बन रहा है वो क्या क्या करेगा भाई? ईस्ट्रोजन क्या करेगा? लिखो, एंडोमेट्रियम में विभेदन, एंडोमेट्रियम में विभेदन कराता है। एंडोमेट्रियम में विभेदन कराता है तथा म्यूकस के स्राव को प्रेरित करता है। एंडोमेट्रियम में विभेदन कराता है तथा म्यूकस के स्राव को प्रेरित करता है
तथा म्यूकस के स्त्राव को प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट, एफएसएच के स्त्राव को संदमित करता है। एफएसएच के स्त्राव को संदमित करता है ताकि कोई अन्य फॉलिकल विकसित ना हो। एफएसएच के स्त्राव को संदमित करता है ताकि कोई अन्य फॉलिकल विकसित ना हो, ताकि कोई अन्य फॉलिकल विकसित ना हो। तीसरा पॉइंट, एलएच के स्त्राव को प्रेरित करता है। एलएच के स्त्राव को प्रेरित करता है। एलएच के स्त्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, ये घटनाएं होती हैं कब? प्रोलिफेरेटिव फेज में। तीसरा लिखो, ओवुलेटरी फेज। तीसरा लिखो, ओवुलेटरी फेज। 13वें से 14वें दिन की अवस्था। 13वें से 14वें दिन की अवस्था ओवुलेटरी फेज। क्या होगा भाई, ध्यान से सुनो। उसमें लिखो, एलएच का उच्च स्त्राव। एलएच का उच्च स्त्राव पाया जाता है जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच का उच्च स्त्राव पाया जाता है जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज कहते हैं। अगला पॉइंट, एलएच सर्ज कहते हैं। लिखो, एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन कराता है। एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन कराता है। एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन कराता है, जिससे सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है। जिससे सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है। ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है। ये घटना कब पाई जाती है भाई? ओवुलेटरी फेज में। चौथा लिखो, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज देखो, इसकी अवधि 14 दिन की पाई जाती है। इसकी अवधि 14 दिन की पाई जाती है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल, इसकी अवधि 14 दिन की पाई जाती है। इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होता है तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्त्रवित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होता है तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्त्रवित करता है। अगला पॉइंट, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव ओवुलेशन के ठीक बाद पाया जाता है। ओवुलेशन के ठीक बाद पाया जाता है। अगला छोटा सा हेडिंग, प्रोजेस्टेरॉन के कार्य। अगला छोटा सा हेडिंग, प्रोजेस्टेरॉन के कार्य। क्या कार्य है भाई प्रोजेस्टेरॉन के? तो नंबर 1 लिखना, ये एंडोमेट्रियम में रक्त वाहिकाओं का विकास
ये एंडोमेट्रियम में रक्त वाहिकाओं के विकास, रक्त प्रवाह, एंडोमेट्रियम में रक्त वाहिकाओं के विकास, रक्त प्रवाह एवं विभेदन को बढ़ाता है। विकास, रक्त प्रवाह एवं विभेदन को बढ़ाता है, जिससे एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है। जिससे एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है। जिससे एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है। अगला पॉइंट, ये एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन यानी रोपण, ये एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के अनुरूप बनाता है। ये एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के अनुरूप बनाता है। अगला पॉइंट, ये भी एफएसएच के स्राव को संदमित करता है। ये भी एफएसएच के स्राव को संदमित करता है। एफएसएच के स्राव को संदमित करता है। अब दो बातें हैं। यदि ओव्यूलेशन के बाद निषेचन क्रिया होती है, ऐसा मानते हैं, यदि ओव्यूलेशन के बाद निषेचन क्रिया नहीं होती है तो ल्यूटियल फेज जो है 14 दिन की अवधि पूरा करके ये अवधि समाप्त हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। यदि निषेचन संपन्न होता है तो ये जो समय है, ल्यूटियल फेज की अवस्था एक्सटेंड हो जाती है, पूरी गर्भावस्था तक ये एक्सटेंड हो जाती है और इसकी अवधि बढ़ जाती है। तो लिखो, यदि निषेचन नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज 14 दिन की अवधि पूरा करके, तो ल्यूटियल फेज 14 दिन की अवधि पूरी करके समाप्त हो जाएगी। 14 दिन की अवधि पूरी करके समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट, यदि निषेचन संपन्न होता है, यदि निषेचन संपन्न होता है, यदि निषेचन संपन्न होता है तो ये अवस्था पूरी गर्भावस्था के समय काल में, तो ये अवस्था पूरी गर्भावस्था के समय काल तक पाई जाती है या समय काल तक बढ़ जाती है। पूरी गर्भावस्था के समय काल तक बढ़ जाती है। तो लगभग 270 से 260 दिनों तक इसकी अवधि पहुंच जाती है। नहीं तो सामान्यतः कितनी होती है? 14 दिन की। आई बात समझ? बस आज के लिए इतना काफी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।